हेलो एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल। क्या मेरी आवाज सब तक आ रही है? हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का श्रीराज आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस प्लेटफॉर्म की डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर की क्लास चलती है उसमें आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी जो तैयारी है वो काफी बेहतर चल रही होगी। तो हमेशा की तरह जैसे कि क्योंकि कल से ही हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया है, तो जितने भी करंट अफेयर के जो आर्टिकल्स हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, आइदर फॉर मेंस एज वेल एज फॉर प्रीलिम्स, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की इस क्लास में या द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग यूपीएससी सीएससी एग्जाम फॉर 2027 और आइदर फॉर 2026। ठीक है, तो चलिए जितने भी बच्चे लगातार धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, तो लगातार इस चैनल को और इस वीडियो को जरा आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है, ताकि जो भी पढ़ा रहा हूं मैं वो सब तक पहुंचे, अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, और ऐसा कि जो स्पेशली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत काम आए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर हम बात करेंगे रेड होल माइनिंग की, है ना। क्यों? देखो, मेघालय में रिसेंट में क्या हुआ है, 18 लोग मर गए रेड होल माइनिंग की वजह से। सो ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। और रेड होल माइनिंग को अगर आप जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़ सकते हो इन्वायरमेंट सेक्टर से, और ये आपका आएगा जीएस 3 में। कहाँ आएगा? जीएस 3 में आएगा। उसके बाद रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसने अपनी अपनी एक रिपोर्ट निकाली और ये बताया कि ओवरऑल जो नेशनल हाईवेज हैं, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वो कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो जब भी अगर आप सोसाइटी में जैसे मान लो रोड एक्सीडेंट पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूछा जा सकता है, ठीक है, तो वहां पर इस रिपोर्ट का आप हवाला दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद सोडियम आयन टेक्नोलॉजी, बहुत शानदार आर्टिकल है ये आज के द हिंदू का। इसमें यह बताया हुआ है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो लिथियम आयन बैटरीज पर ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम आयन टेक्नोलॉजी, बट हमें धीरे धीरे अपनी जो पॉलिसी है उसको शिफ्ट करके सोडियम आयन टेक्नोलॉजी पे हमें जाना चाहिए। उसके पीछे क्या कारण है, क्या उसका लाभ होगा, वी विल डिस्कस। और आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं जीएस 3 के साइंस एंड टेक प्रोग्राम से। ठीक है, साइबर कॉन्ड्रिया, ये कोई बीमारी है क्या? बात करेंगे इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब स्टोरी जो मैं आपको राजस्थान की बताऊंगा, देन यू विल रियलाइज कि यार साइबर कॉन्ड्रिया जैसा टॉपिक, और मतलब ये सब देखने को मिल रहा है देश में आजकल, है ना। तो अगेन साइंस एंड टेक के डिसीज वाले पोर्शन से आप जोड़ सकते हो, स्पेशली मेंटल डिसीज, है ना, मेंटल हेल्थ डिसीज से जोड़ सकते हो। ये फिर से साइंस एंड टेक का डिसीज वाला पोर्शन। इंडिया इन्वायरमेंटल ज्यूरिप्रूडेंस, है ना, यानी कि जो इंडिया का, अगर हम देखें इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी कि आपका पर्यावरणीय और न्याय शास्त्र, हिंदी में कहते हैं इसको पर्यावरणीय न्याय शास्त्र। ये एडिटोरियल है द हिंदू का, ठीक है, पर्यावरणीय न्याय शास्त्र। तो ये आपका क्या है, एडिटोरियल है। तो वी विल डिस्कस दिस एडिटोरियल इन वेरी मतलब जो डिटेल्स हैं उसमें सबको इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगेन आप जीएस 3 के इन्वायरमेंट वाले पोर्शन से इसको जोड़ सकते हो। तो टोटल 5 आर्टिकल हैं जो ऐसे हैं जो वास्तव में हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन में सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच हो रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। एज यू कैन सी, ये द हिंदू का भी आर्टिकल है, आज द इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल है, और भी अखबारों में छपा है, बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन गया है। क्यों? बिकॉज मेघालय में, मेघालय इज फेमस फॉर रेड होल माइनिंग। मेघालय आपने देखा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है, 7 सिस्टर स्टेट्स में आता है, ये फेमस है रेड होल माइनिंग के लिए। रेड होल माइनिंग, ऐसे चूहा खनन कहना थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट हिंदी में अगर हम रेड होल माइनिंग ही कह देंगे तो बहुत अच्छा है। इस रेड होल माइनिंग के मायने ये हैं कि भाई यहां पर सबसे ज्यादातर न्यूज में इसलिए रहता है क्योंकि यहां पर मजदूरों के तौर पर बच्चों को यूज किया जाता है। और इस बार हुआ है कि 18 श्रमिकों की डेथ हो गई, 18 किल्ड, मैनी फियर्ड ट्रैप आफ्टर ब्लास्ट इन मेघालय माइन, और ये यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। और ये यहां पर ईस्ट जो जयंतिया हिल है वहां पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखो, रेड होल माइनिंग को डिस्कस करते हैं क्योंकि रेड होल माइनिंग से यूपीएससी में मेंस का सवाल पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंट का बहुत ही शानदार टॉपिक है, ठीक है, तो आइए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि
ये रेड होल माइनिंग है क्या, शब्द क्या है रेड होल माइनिंग, है ना। तो सिंपल सी बात है कि आप ऐसे समझो कि आपने कभी जैसे गुफा देखी है, कोई भी गुफा, है ना, उस गुफा में अगर आप छोटा सा सुराख कर दो, है ना, तो ये क्या है, बेसिकली हम कह देते हैं माइनिंग है। माइनिंग में अब उसमें कहते हैं रेड होल माइनिंग, मतलब गुफा जो है वो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, इसमें छोटे छोटे बच्चे मजदूर जो है अंदर जाते हैं और कोयले को क्या है खोदते रहते हैं, इलीगल तरीके से खोदते रहते हैं, ठीक है। तो ये है रेड होल माइनिंग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो रेड होल माइनिंग अगर आप देखोगे तो जमीन में खोदे गए संकीर्ण गड्ढे या सुरंग को संदर्भित करता है, आमतौर पर एक व्यक्ति के उतरने पर कोयला निकालने से पर्याप्त बड़ा होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो है कोयला बहुत ज्यादा, जैसे कोयला जो है वहां पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, इलीगल तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। हालांकि वहां के लोगों की आमदनी का स्रोत है, बट वहां पर बैन तो है, बैन है, रेड होल माइनिंग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, बट फिर भी ऐसा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई इलीगल तरीके से लोग आज भी ये काम कर रहे हैं और सरकार पूर्णतः इस पे प्रतिबंध अभी तक नहीं लगा पाई है ना। तो ये याद रखिएगा, रेड होल माइनिंग इज फेमस फॉर टू एक्सट्रैक्ट द कोल, टू एक्सट्रैक्ट द कोल, है ना, फ्रॉम द माउंटेन्स, ठीक है। और छोटे 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 गड्ढे बना के उसमें अलग अलग तकनीक से निकालते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो खनन बहुत छोटी सुरंगों की खुदाई शामिल होती है, 3-4 फीट गहरी होती है। अक्सर इसमें बच्चे प्रवेश करते हैं और कोयला निकालते हैं और कोयला बेचते हैं। जैसे अब रणवीर कपूर और अर्जुन कपूर की एक मूवी है ना, तो अगर आप देखोगे तो उसमें बेसिकली वो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, कोयला ही बेचते हैं, है ना, मार्केट में बड़ी वैल्यू कोयले की, है ना, लेकिन अब उतनी नहीं है ना, अब तो सोर्सेज अलग से आ गए हैं, बट हाँ मार्केट में तो बिकता तो है ही, ट्रेनें भर भर के जाती तो है ही। जो आज भी एनर्जी का जो बड़ा सोर्स है वो कोयले से मिल ही रहा है, तो इलीगल माइनिंग लगातार चलती रहती है, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं कि कितने टाइप की होती है। अब आप ऐसे देखो, इमेज देखो, इमेज में अगर आप देखोगे तो इसको कहते हैं हम साइड कटिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसमें भाई साहब ये करते हैं कि यहां अगर कोई गड्ढा खोदा आपने, है ना, 3 से 4 फीट की हाइट का, अब इसको अंदर तक खोदते चले जाते हैं, इसमें इस लेयर तक चले जाते हैं और यहां से कोयला निकाल के बाहर निकालते रहते हैं, कोयला निकाल के यहां से बाहर लेके आ जाते हैं। तो हिल है उसको साइड से खोदते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइड कटिंग टेक्निक, साइड से निकाल रहे हैं। एक है आपका यहां पर बॉक्स कटिंग टेक्निक, कि भैया जो पहाड़ है, जो हिल है, उसको इस तरीके से बॉक्स की तरह काटा और यहां तक एक पर्टिकुलर एरिया तक जब तक कोयला नहीं आ जाता है ना, फिर उसके बाद कोयले को फिर इस तरीके से यहां पर हॉरिजॉन्टली मतलब सीढ़ियां लगाई और हॉरिजॉन्टली यहां पर क्या है, कोयले को निकाला, एक्सट्रैक्ट किया और बाजार में बेचा। तो ये टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी, साइड कटिंग और एक हॉरिजॉन्टल टेक्निक। पूर्वोत्तर भारत ही क्यों, क्योंकि यह कोयले की परत बेहद पतली है ना। अब देखो कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जैसे बिटुमिनस आपने देखा होगा, पीट कोयला के बारे में सुना होगा, एंथ्रेसाइट के बारे में सुना होगा, और एक और है, ठीक है। टोटल 4 प्रकार का कोयला देखने को मिलता है। एंथ्रेसाइट सबसे शानदार कोयला है, सबसे महंगा कोयला है, कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। पीट सबसे खराब है ना। तो यह कोयले की जो बहुत पतली परत है ना, उसकी मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है ना। आर्थिक रूप से अगर हम देखा जाए तो वो कोयला मतलब इतना रिलीवेंट नहीं है, जो व्यवहार्य नहीं है। जैसे यहाँ अव्यवहार्य लिखा है कि पतली परत है, खुली खनन से तरीके से आर्थिक रूप से ये क्या है, अव्यवहार्य है, यानी कि मार्केट में उतनी डिमांड उसकी नहीं है, क्योंकि कोयले की बहुत पतली परत है। तो उत्तर पूर्व में पाए जाने वाले कोयला बहुत अधिक मात्रा में सल्फर होता है, और सल्फर इसमें है, तो कोयले को खराब गुणवत्ता वाले कोयले की श्रेणी में इसको रखा जाता है। इस प्रकार बड़े पैमाने पर निजी जो निवेश है वो हतोत्साहित होता है। याद रखना, निजी निवेश हमेशा किस बात पर निर्भर करेगा, प्रॉफिट। भाई मेरा प्रॉफिट कहां पर है, मैं वहां पर जाऊंगा, सिंपल सी बात है ना। एज अ प्राइवेट कंपनी आई वांट टू अर्न मोर, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। सो इफ आई वांट टू प्रोड्यूस समथिंग, है ना, लाइक इफ आई वांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, सो आई वांट एंथ्रेसाइट टाइप ऑफ कोल, है ना। उसके अलावा हमें दूसरा कोल चाहिए नहीं जिसमें सल्फर ज्यादा हो। ये तो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर देखेंगे तो प्रदूषण कर देगा, तो हमारी यूनिट बंद करवा देगा, है ना। तो वहां पर, और बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है मामला, समतल नहीं है ना। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज बहुत ज्यादा है, अगर हम देखें तो उतना स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू नदर्न इंडिया के जो प्लेन्स हैं। तो यहां पर निजी निवेश हतोत्साही होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, इलीगल तरीके से कोयले को निकालते हैं और बेचते हैं, ठीक है। तो इससे इश्यूज क्या क्या हो रहे हैं, इससे भाई बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे अगर मैंने अभी कहा कि यहां पर कोयला निकाला और इसमें हाई सल्फर है,
सल्फर का जो कंसंट्रेशन है दैट इज सो हाई। तो इससे क्या होगा, सल्फर से इससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है ना, या हम कहेंगे कि जो आपका पॉल्यूशन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये पॉल्यूशन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट को बेहद नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। इन्वायरमेंट को भी पहुंचाएगा, साथ ही साथ हेल्थ को पहुंचाएगा, क्योंकि हाई सल्फर है, धूल उड़ेगी पूरे तरीके से, ये क्या करेगी, आपके हार्ट को चोक कर देगी। ठीक है, आपके फेफड़ों में पीएम पॉइंट 1.0 2.0 है ना, अलग 2.5 10 है ना, ये जब पीएम जब आपके फेफड़ों में जाएगा तो फेफड़ों को पूरी तरीके से खराब कर देगा, तो जान का भी खतरा बना रहता है। दूसरा, अभी जैसे रिसेंट में अगर आप देखोगे तो ये रेड होल माइनिंग है, यहां से कोई बच्चा घुसा और यहां से भाई वो कोयला निकालना चाह रहा है। अब क्या होता है कि मेघालय में आप सभी को पता है कि गारो खासी जयंतियां है, गारो खासी जयंतियां है तो चेरापूंजी में भयंकर लेवल की बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश उधर ही होती है। तो बारिश के समय में क्या होता है कि इन जो गड्ढे इन्होंने साइड कटिंग टेक्निक और दूसरी टेक्निक से बनाए होते हैं उसमें पानी भर जाता है, तो बच्चे अंदर ही फंस जाते हैं, मर जाते हैं, पानी क्योंकि पानी भरा, पूरी माइन में पानी भर गया, डूब के मर गए अंदर, है ना। तो ये बड़ी दिक्कत है, तो जान का खतरा है। ठीक है, जान का खतरा है, हेल्थ का खतरा है। ठीक है, इसके बाद इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है वो अलग है। एक केस स्टडी में बताऊंगा, एक रिवर है, उस रिवर को इस रेड होल माइनिंग की वजह से पूरे तरीके से गंदा कर दिया गया, बाद में उसमें अलग अलग टेक्निक से उसे साफ करवाना पड़ा, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। और क्या इश्यूज है, इश्यूज है कि भाई यहां पर बच्चों का यूज हो रहा है, बच्चों का इस्तेमाल, ठीक है, किसके तौर पर, श्रमिक के तौर पर, आप समझ रहे हो, श्रमिक के तौर पर बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके लिए सरकार मना कर रही है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्या इश्यूज है, लॉ के हिसाब से देखो तो ये तो पूरी तरीके से इलीगल है, यस और नो, इलीगल है ना, बिल्कुल इलीगल है कि भाई जब मना कर रखा है, निकालना नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो ऐसा काम। पारिस्थिति में और क्या कर रहे हो, जो माउंटेन इकोलॉजी है उसको आप खतरे में डाल रहे हो, है ना। भाई आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो वहां के आसपास के इन्वायरमेंट को तो आप खराब कर दोगे। तो ये नेचुरली अगर आप देखोगे तो ना तो ये जैव विविधता के लिए ठीक है, ना ही हमारे लिए ठीक है। तो ओवरऑल बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को यहां पर मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये जो रिवर है, मेघालय में एक रिवर है, जैसे यहां पर इस रिवर का जो नाम है यहां पर दिया हुआ है, गौर से अगर आप देखोगे तो डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट जो है इस रिवर के लिए चलाया गया, क्या नाम है, लूखा रिवर। तो इसको आप एज अ एक केस स्टडी के तौर पर, एज अ केस स्टडी इसको यूज कर सकते हो, एज अ केस स्टडी। एक सेकंड दीजिएगा। यस, सो इसको आप एज अ केस स्टडी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, क्योंकि लूखा रिवर में क्या हुआ है, लूखा रिवर को के आसपास के क्षेत्र को इतना ज्यादा रेड होल माइनिंग से यूज किया गया है कि इस पूरी रिवर को पूरी तरीके से ये क्या हो जाती है, रिवर खराब हो जाती है। एंड देन यू विल सी कि यहां पर रिवर जो है बैक फ्रॉम डेड मेघालय, एंड देन डिटॉक्सिंग जो है पायलट प्रोजेक्ट चलाना पड़ता है, और यहां पर इस रिवर को पुनर्जीवित किया जाता है। और क्या नुकसान है, नुकसान यह है कि हमारे पास जो ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट ये कह रहा है कि लगभग लगभग 70,000 बच्चे जो है यहां मोस्टली फ्रॉम द बांग्लादेश एंड नेपाल जो वहां पर एम्प्लॉय है माइंस बिकॉज दे राइट साइज टू वर्क इन देम, क्योंकि छोटे साइज की होती है रेड होल माइनिंग, वो आराम से अंदर जा सकते हैं। तो लगभग 70,000 बच्चे इलीगली काम कर रहे हैं, बट डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग का यह मानना है कि लगभग 222 बच्चे हैं, 70,000 नहीं है। तो देर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन डेटा एज वेल। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े इश्यूज है, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो। आई विल ट्राई कि भैया, आई विल से कि भाई मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग है, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग, उसकी रिपोर्ट को आप ज्यादा ऑथेंटिक माने और उस पर ज्यादा फोकस करें, लिखे भी इसको ही, है ना। चलिए, तो प्रतिबंध क्या हुआ, तो जब ये मामला नेशनल लेवल पर उछला, लोगों को पता लगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है,
तो यहां पर हमारे यहाँ एक संस्था है दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आपने सुना होगा दिल्ली में कोई पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, दिल्ली में कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट होता है तो तुरंत एनजीटी एक्टिव हो जाती है, बंद करा देती है, कंस्ट्रक्शन बंद करा दी है, तो बहुत सारा काम एनजीटी करती है। तो हरित प्राधिकरण है बेसिकली ये आपका, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसको कहते हैं। तो 2014 में इन्होंने क्या किया कि इस पर कंप्लीटली बोला कि भाई ऐसा है, कोई इलीगल, जो कोई भी किसी प्रकार की रेड होल माइनिंग नहीं होगी, कंप्लीटली इलीगल है, प्रतिबंध लगाओ। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, क्यों? अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देती, कागजों में प्रतिबंध लगाए हैं, वहां नहीं है ना, तो 18 लोगों की डेथ नहीं होती, ठीक है। बीपी काता की समिति ने भी इस पे पूरी तरीके से प्रतिबंध की सिफारिश की है, ठीक है, पर ऐसा नहीं देखने को हमें मिला है। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेसिकली, अगर आप देखोगे तो रेड होल माइनिंग कितने प्रकार की होती है, क्या नुकसान है, डेटा, एक 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 हमने पढ़ा इसमें केस स्टडी, एक रिवर की, लूखा रिवर कैसे गंदी होती है, और फिर उसके बाद कैसे डिटॉक्सिंग प्रोजेक्ट चलाया जाता है, साथ ही साथ किन किन कमेटीज ने, किन किन प्राधिकरणों ने क्या स्टेप लिए हैं वो ये बताया हुआ है। डेटा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है हमारे पास, तो डरने की बात नहीं है, ऑथेंटिक रूप से डेटा है, लिखो सीधा, द हिंदू में प्रिंटेड डेटा है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लिखना है। दूसरा आर्टिकल डिस्कस करते हैं साहब, एक्सीडेंट फैटेलिटीज ऑन एनएच नेशनल हाईवेज फेल 11% in 2025 as UP MP led the way, so data। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का नया डेटा आया है, और ये डेटा ये कहता है ना भाई, रोड एक्सीडेंट का डेटा है, काम आ जाएगा आपको। तो ये डेटा ये कहता है 2023 के मुकाबले अगर आप देखोगे तो एक्सीडेंट्स कितने होते थे 2023 में, 15,184। 2024 में कितने हुए, यूपी की बता रहा हूं, 2024 में संख्या बढ़ी और अचानक से ड्रास्टिक रिडक्शन आता है, और 25 में 10,000 के करीब एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। ओवरऑल इंडिया में अगर आप देखोगे तो लगभग 2023 में एक्सीडेंट होते हैं 1.5 लाख, फिर थोड़ी सी संख्या बढ़ती है ना, फिर उसके बाद एक्सीडेंट होते हैं 1,34,000, तो यहां पर भी रिडक्शन देखने को मिला है। डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट है ना, मोटर व्हीकल के थ्रू जो एक्सीडेंट होते हैं, दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, इनसे जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी संख्या क्या है, समय के साथ कम हुई है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, यस और नो, क्लियर है एवरीवन, ठीक है। ऐसे ही पंजाब, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ठीक है। अब यहां पर आइए डेटा भी आपको साथ साथ करवा देता हूं। 2023 में क्या हुआ है, 1.5 लाख दुर्घटनाएं, 63,000 मौतें। 2024 में 1.5 लाख दुर्घटनाएं, 64,000 मौतें। 25 में ये डेटा 1,30,000 34,000 के करीब, और 57,000 यहां पर लगभग डेथ्स देखने को मिली है, ठीक है। ये नंबर भी ज्यादा ही है, इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है भारत में, ठीक है, स्पेशली ड्रिंक एंड ड्राइव वाला केस। यूपी में सबसे ज्यादा घटनाएं, उसके बाद सबसे कम तेलंगाना में है, ठीक है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है, और फिर पंजाब का नहीं, तेलंगाना का आता है, और फिर मध्य प्रदेश का आता है, ठीक है। मौत के मामले में कि एक्सीडेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा यूपी में, ठीक है। सिविक सेंस भी जरूरी है इसके लिए, लोगों में सिविक सेंस की बड़ी कमी है ना, बेल्ट नहीं लगाएंगे, क्यों भाई, बेल्ट लगाने से दिक्कत है, बेल्ट नहीं लगाएंगे वैसे ही चलेंगे गाड़ी चलाते वक्त। हेलमेट नहीं पहनेंगे, क्यों, बाल खराब हो जाएंगे। हेलमेट नहीं पहनेंगे, क्यों, क्योंकि भाई हम दिखेंगे अच्छे नहीं। हेलमेट एकदम ऐसा लगता है कि भाई क्यों लगाना चाहिए, ठीक है। आजकल तो तरबूज टाइप का हेलमेट आ रहा, आधा कटा हुआ तरबूज टाइप का हेलमेट आ रहा, वो सीधा रख लो सर पे, ऐसा लगता है कि भाई बस वो लगा लो, लेकिन मतलब यूज करो, अच्छे वाला हेलमेट यूज करो, है ना, स्टैंडर्ड नहीं करेंगे, 100 रुपए वाला चाहिए। हेलमेट सेफ्टी बाद में है, पुलिस से चालान ना कट जाए वो पहले है, दिक्कत इस बात की है। चलती गाड़ी कहीं उड़ा देंगे, है ना, क्यों, क्योंकि भाई हमारी जान की तो कोई परवाह है नहीं हमें, सामने वाले की भी जान की कोई परवाह नहीं, उसकी जान की क्या ही वैल्यू है। तो जीरो सिविक सेंस इसी को कहते हैं, ठीक है। यूपी में देखोगे तो 2024 में मौतें जो हुई है रोड एक्सीडेंट से वो 9,560, और इसमें रिडक्शन आया है 2,587 का। ऐसे पंजाब,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सब में जो है ओवरऑल गिरावट देखने को मिली है समय के साथ रोड एक्सीडेंट और मौत में। ठीक है, रोड एक्सीडेंट की वजह से होने वाली फेटेलिटीज में या मौत मृत्यु दर में। ठीक है, याद रहेगा, आई होप क्लियर रहेगा, चीजें यहां पर बहुत अच्छे से पता रहेंगी। चलिए, शानदार आर्टिकल है साइंस एंड टेक का, जैसे कि मैंने पहले कहा था, रीथिंकिंग बैटरी स्ट्रेटेजी इन इंडिया, द केस फॉर सोडियम आयन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे इस आर्टिकल में, तो इस आर्टिकल का एसेंस मैं समझा देता हूं, फिर मैं आपको सिखाना शुरू करता हूं। वाई इन न्यूज, ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे, अब इस आर्टिकल को जब आप पढ़ने बैठोगे तो ये कह रहे हैं कि यहां पर इन्होंने दो कंपैरिजन लिए हैं। जैसे यहां पर मैं ऐसे बना लेता हूं इसको, पहला कंपैरिजन लिया है लिथियम आयन बैटरी, एक कंपैरिजन लिया है इन्होंने टॉपिक, एक कंपैरिजन लिया है इन्होंने सोडियम आयन बैटरी का। अगर आप गौर से देखोगे यहां, तो यू विल रियलाइज कि भैया लिथियम, इसके लिए हम डिपेंडेंट है ऑन इंपोर्ट, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, स्पेशली चाइना। ठीक है, कॉस्ट हाई है, महंगी है। लिथियम आयन जो बैटरी है वो क्या है, एज कंपेयर टू महंगी है। ठीक है, आयात पर निर्भरता है। ठीक है, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, इन सब की प्रोडक्शन की कमी है भारत में, प्रोडक्शन की क्या है, कमी है भारत में। और जब भी हमारा किसी देश के साथ संबंध खराब होता है, जैसे चाइना के साथ, तो यहां पर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है, सप्लाई चेन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में क्यों ना हम अपने जो पॉलिसी है वो शिफ्ट कर दें सोडियम आयन बैटरी पर। ठीक है, पॉलिसी शिफ्ट कैसे कर दें, पॉलिसी शिफ्ट। ठीक है, पॉलिसी शिफ्ट हम अपनी कैसे करनी चाहिए, सोडियम आयन बैटरी से। ठीक है, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से सुरक्षित और व्यवहार्य है। ठीक है, क्योंकि ये एक तो सोडियम ये प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबिलिटी, है ना, इन अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा लो कॉस्ट, लो कॉस्ट है कि ये जो बैटरी है ये लिथियम आयन बैटरी से सस्ती बैटरी है। ठीक है, सस्ती है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो जियोपॉलिटिकल जो चेंजेस होंगे उसका इंपैक्ट जो है इस पर, हमारे इस पर नहीं पड़ेगा। जैसे चाइना के केस में यहां पर पड़ सकता है, ऐसे इस बैटरी के केस में नहीं पड़ेगा। और इसकी एनर्जी डेंसिटी हाई है, घनत्व जो है वो काफी, ऊर्जा घनत्व इसका काफी हाई है। ठीक है, तीसरा डिस्चार्ज के केस में अगर आप देखोगे तो इसको इरप्ट होने में, या वी कैन से कि इसको फटने का जो जोखिम है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि जोखिम कम है, रिस्क कम है, जोखिम कम है फटने का। तो इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस आराम से। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ऐसे में क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे में क्या पॉलिसी शिफ्ट करनी चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिसी शिफ्ट करनी चाहिए
लिथियम आयन बैटरीज टू सोडियम आयन बैटरीज। पहला शिफ्ट तो ये करना चाहिए, ठीक है। ईवी में हमें लिथियम आयन सोडियम आयन दोनों का यूज करना चाहिए, उसका अप्रूवल होना चाहिए, यूज बोथ जो अवेलेबल हो। ईवी जो हमारा सेक्टर बढ़ रहा है आगे, ठीक है। इसके अलावा एक पायलट प्रोजेक्ट भी रन कर लो, एक पायलट प्रोजेक्ट भी रन कर लो। ये कहना है किसका? ये कहना है किसका? इस आर्टिकल में लेखक का। और इस तरीके से हम यहां पर एक्चुअली बस इतनी बात की है, उससे ज्यादा इन्होंने बात ही नहीं की है ना, गौर से अगर देखोगे तो। ठीक है, समझ गए मेरी बात? आइए बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी की। यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट हैं ये क्या होते हैं, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, तो आइए वन बाय वन करके समझते हैं। जब हम बात करते हैं एनोड की, एनोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव, है ना। जब नॉर्मली अगर आप देखोगे बैटरी चार्ज है, दो केस है, एक तो बैटरी में, एक में बैटरी चार्ज है, एक में बैटरी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कि यहां पर जब बैटरी बेसिकली चार्ज है ना, वाइल बैटरी चार्ज है ना, कैथोड से एनोड जाती है, इलेक्ट्रॉन जो है वाइल बैटरी चार्जिंग के टाइम, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे जाते हैं, एनोड से कैथोड जाते हैं, सॉरी कैथोड से एनोड जाते हैं, कैथोड से एनोड जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ठीक है, नॉर्मली जब बैटरी डिस्चार्ज है ना, नॉर्मल केस में डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज हो रही है या फिर, तो आयंस कैसे जाते हैं, आयंस कैसे जाते हैं, वो जाते हैं कैथोड टू एनोड। भाई याद रखना जो बैटरी होती है उसमें दो, आप अगर देखोगे तो सिल्वर कलर के ऐसे यहां पर इस तरीके से दो, यहां पर एक, यहां पर कैथोड एनोड होते हैं। कैथोड यहां पर एक पॉजिटिव साइन होता होगा, एक नेगेटिव साइन होता होगा, इसको जरूर देख लेना, ठीक है। आयन कैथोड से एनोड जाते हैं जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, लिथियम आयन जो है, ठीक है। और ये किसके थ्रू जाते हैं, यहां पर दिखेगा आपको एक वर्ड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड के थ्रू भी जाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। देखो अगर नॉर्मली देखोगे तो इलेक्ट्रॉन सीधे तो प्रवाह नहीं कर सकते, है ना, तो यहां पर क्या है, आयंस जो है, आयंस जो है, यह हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से क्या करेगा, प्रवाह करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में, आयंस को चलाने में मदद करता है, आयंस को चलाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। ठीक है, तो और ऐसे ही एक कैथोड है, कैथोड एनोड का समझ लिया, ऐसी कैथोड है जहां पर आयंस जाते हैं, जहां पर आयंस जाते हैं, और एनोड का मतलब जहां पर आयंस आते हैं, ठीक है। तो जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो कैथोड से एनोड, बैटरी चार्ज होती है तो कैथोड से एनोड, डिस्चार्ज होती है तो सॉरी कैथोड से एनोड, अच्छा ये उल्टा हो गया, तो यहां पर एनोड से कैथोड आएगा, है ना, डिस्चार्ज में एनोड से कैथोड आएगा, एनोड टू कैथोड, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि बेसिक साइंस में आपसे ये पूछ सकता है, इसलिए मुझे लगा कि मैं यहां आपको समझा दूं, ठीक है। अबाउट लिथियम, चलो लिथियम के बारे में भी थोड़ा सीख लो। लिथियम की जो खास बात है वो ये है, जो आपका लिथियम है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इसका, तो आप कहेंगे चाइना, गलत, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद चाइना है, चिली है, चिली है, सॉरी, है ना। एक पढ़ोगे आप लिथियम
ट्राइंगल ए अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ABC याद रखिएगा, है ना। साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा, समझ गए मेरी बात, ठीक है। भारत में कहां कहां लिथियम पाया जाता है इंडिया में? इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर की बात करोगे तो सलाल, हरिमन रीजन, राजस्थान की बात करोगे तो नागौर, और अगर बात करोगे तो कर्नाटक की, कर्नाटका की, तो मिलेगा मांड्या, मांड्या डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। लिथियम इज कमर्शियली अलाउड इन इंडिया बाय फ्रॉम 2023, सॉरी बाय नहीं आएगा, फ्रॉम 2023, 2023 से ही कमर्शियली अलाउ है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हैं कमर्शियली, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन से सोर्स है लिथियम के, ठीक है। चलो, तो ये एक आर्टिकल ये हो गया आपका। अगला, साइबर कॉन्ड्रिया क्या होता है? देखो ये तो बड़ी फेमस कहानी है, कहानी के थ्रू समझ लो इसको। तो कहानी ये है कि भाई ऑन द डे संजू देवी 30 allegedly murder her 2 children, a girl a boy, एक 10 साल का था, एक 7 साल का था, राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ। और ये किस वजह से हुआ है? ये हुआ है साइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। तो साइटोकॉन्ड्रिया में क्या है कि बहुत सारे लोग सनकी होते हैं। सनकी कैसे होते हैं कि मान लो उनको छोटी सी बीमारी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, बार बार जो है सर्च करते रहते हैं कि अरे इस बीमारी में मुझे ये हो सकता है, इस बीमारी में मुझे ये हो सकता है, अच्छा इसका ये सिम्टम हो रहा है, अब मैं घबराहट होती है उनको बहुत ज्यादा इस चीज को लेके। तो यहां पर सेम केस हुआ है साइबर कॉन्ड्रिया का। बार बार इन्होंने सर्च किया तो इनको पता लगा कि भाई इनको कैंसर है। तो मेरे बच्चों के बाद मेरे अगर मैं मरा तो मेरे बच्चों के बाद जो है जो संजू देवी है, मेरे बच्चों के बाद मेरे बाद मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? तो संजू देवी ने अपने दोनों बच्चे निपटा दिए। और देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, कॉल भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, सी कॉल्ड हर फादर इन लॉ प्रभुलाल, सी टोल्ड माई फादर दैट सी हैड कैंसर for which there was no cure. She said she killed our children because no one would be able to take care of them after death. आपने बच्चों को मार दिया। और यही कॉन्सेप्ट है साइबर कॉन्ड्रिया का, जहां पर हेल्थ एंजाइटी होती है डिजिटल एज में। यहाँ पर एक बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक बेसिकली परिघटना है जिसमें चिकित्सा जानकारी के लिए इंटरनेट पर बार बार खोज करने से व्यक्ति को अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक चिंता होती है, और यही चिंता बाद में स्वास्थ्य चिंता, हेल्थ एंजाइटी एंजाइटी में बदल जाती है कि लक्षण में सकारात्मक संबंध पाया है। अभी स्पष्ट नहीं है कि अपने आप में कोई विशेष सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ उत्पन्न करता है या नहीं, और उसको लेके व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा चिंता करता है, इस वजह से ऐसा हमें देखने को मिला। क्लियर है भाई? ये है साइटोकॉन्ड्रिया, साइबर कॉन्ड्रिया, ठीक है। यहां पर क्या है, साइबर कॉन्ड्रिया। इन्वायरमेंट जूरिस्प्रूडेंस है ना, पर्यावरणीय न्यायशास्त्र, याद रखिएगा क्या वर्ड है, पर्यावरणीय न्यायशास्त्र। सबसे पहले कहानी समझिए। कहानी यह है, पर्यावरणीय न्यायशास्त्र समझो कि एक लीगल फिलॉसफी है जिसकी एक शाखा है, ये जो पर्यावरण को एक कानूनी इकाई के रूप में मानती है और इस बात पर बल देती है कि मानव कल्याण पारिस्थितिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यह पर्यावरण विज्ञान कानून का समन्वय करती है और संरक्षण को मौलिक अधिकारों को कर्तव्यों के आधार पर प्रदान करती है। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में डीपीएसपी का अगर आर्टिकल देखोगे तो अलग अलग आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 48 है, 51, 48 में देखने को मिलेगा। तो इन्होंने क्या कहा है, इनको दो चीजों में डिवाइड किया चीज को, है ना। यहां पर लिख देते हैं जुडिशियल, जो
पर्यावरणीय न्याय शास्त्र उसके बारे में ये ऐसे लिख देते हैं यहां पर। इन्होंने दो बातें की है, एक बांट देते हैं पहले और एक लिख देते हैं अब, एक लिख देते हैं अब। ठीक है, इनका मानना है कि पहले जो भारतीय अदालतें थी, है ना, वो क्या करती थी, एमसी मेहता केस हो, दूसरे केसेस हो, आर्टिकल 21 जो भारत के जो आपका फंडामेंटल राइट है, उसमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण आपका एक जीवन का मूल अधिकार जो है इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, स्वच्छ एवं स्वस्थ है जो आपका पर्यावरण, ये क्या है आपका स्वस्थ पर्यावरण। ठीक है, ये क्या है आपका मूल अधिकार है, ये क्या है आपका मूल अधिकार है, ऐसा बोला इन्होंने, है ना। और इसी के थ्रू जब एमसी मेहता केस हुआ, एमसी मेहता केस मैं बताऊंगा इनके बारे में भी, एमसी मेहता केसेस, इनके थ्रू यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर अलग अलग प्रिंसिपल्स आए, जैसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी एहतियात सिद्धांत, ताकि जब आप कुछ भी पर्यावरण के खिलाफ करें तो उसमें एहतियात बरतें। दूसरा, पब्लिक पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, सार्वजनिक पब्लिक विश्वास, सार्वजनिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, एक ये आया था। ठीक है, इसके बाद एक आया था अगर आप देखोगे, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में देखेंगे तो सतत विकास कह लो इसको, ये थोड़ा ठीक रहेगा। ये तीन चीजें आई। ठीक है, लेकिन अब चीजें जो है अब वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। अब क्या चेंज हुआ है, अब यह चेंज हुआ है कि हमें जुडिशियल लेनेंसी देखने को मिली है, न्यायिक नरमी देखने को मिली है। ठीक है, अब क्या हुआ है, जुडिशियल लेनिनेंसी, न्यायिक ढीलापन कह देते हैं, न्यायिक ढीलापन कहेंगे, यह न्यायिक नरमी देखने को मिली है। कैसे, तो ये लोग एग्जाम्पल देते हैं कि भाई आप एग्जाम्पल लो अरावली का, आप एग्जाम्पल लो अरावली का, तो यह न्यायपालिका कह रही है 100 मीटर तक ही संरक्षण दे रही है अरावली को, उससे ऊपर के जो भाग को संरक्षण नहीं। ठीक है, अब पहला ये, दूसरा इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट बड़े प्रोजेक्ट का नहीं, बड़े प्रोजेक्ट का नहीं, या उनका निगरानी नहीं है उन पर। ठीक है, तीसरा हजारों लाखों मैंग्रोव काटे जा रहे हैं। ठीक है, और यह बोला जा रहा है कि बदले में कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, ठीक है, यानी कि बड़े पैमाने पर कहीं और कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन हम कहीं और पर उगा देंगे। तो याद रखना, इसमें दशक लगता है एक पेड़ को बनने में, तो कैसे आप कंपनसेट कर सकते हो किसी भी पौधे को कहीं और उगाकर, क्योंकि ये यहां जरूरी है, क्योंकि यहां पर टाइड को रोकेगा, यहां पर ये बेसिकली बहुत ऊंची लहरों को रोकेगा, अंदर जाने से, तट के अंदर जाने से साइक्लोन्स को रोकेगा। ठीक है, ऐसे ही हिमालय का एग्जाम्पल दिया इन्होंने, हिमालय का चार धाम यात्रा, चार धाम यात्रा। ठीक है, इस चार धाम यात्रा को देखोगे गौर से, तो यहां पर क्या है कि भाई यहां पर आपको विकास जो है उसको महत्व दिया गया पर्यावरण के तौर, मतलब विकास जो है उसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है पर्यावरण के। ठीक है, यह मैं गांधी जी को कोट करना चाहूंगा। गांधी जी कहते थे
कि प्रकृति हमारी जरूरतों के लिए है, हमारे लालच के लिए नहीं है। तो अगर हम विकास करें, एक और तो हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, एक और हम बात करते हैं पेरिस समझौते की, एक और हम बात करते हैं एडिशनल कार्बन सिंक की, एक और हम बात करते हैं ग्रीन वॉल, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की, इन सब की एक और हम बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के जंगल काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी जो अगर जो विकास जो है इस तरीके से हो रहा है तो वहां पर पहाड़ों की इकोलॉजी जो है उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है बिल्कुल। एक और हम बात कर रहे हैं अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट की, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की, अफ्रीका से हमने सोचा है, लेकिन अगर इसके अलावा हम दूसरी जगह हम क्या कर रहे हैं, अरावली को 100 मीटर से ऊपर भाई हम उड़ा देंगे, 100 मीटर के ऊपर श्रेणी में नहीं मानेंगे इसको। तो जुडिशियल लेनेंसी हमें देखने को मिल रही है। इन आदमी सिर्फ विकास करना चाहता है और उसका सबसे बड़ा हर्जाना जो है वो किसको भुगतना पड़ रहा है, परिस्थिति को भुगतना पड़ रहा है। ये मानवों को भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अब मानवों को कैसे भुगतना पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखो, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन देखो। तो हम जितनी भी आदर्शवादी बातें हैं वो केवल प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं, रियल में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को लेखक बताना चाह रहा है और इस चीज पर काफी ध्यान देने की बात वो कर रहा है, इसलिए यहां पर ये आर्टिकल जो एडिटोरियल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बड़ा बैलेंस अप्रोच देखने को मिलेगा बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द इन्वायरमेंट, इन दोनों के बीच बहुत अच्छा एक आपको देखने को मिलेगा बैलेंस, ठीक है, इसलिए एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। अब एमसी मेहता केस पढ़ा देता हूं। एमसी मेहता जी को ग्रीन एवेंजर के रूप में जाना जाता है, कई महत्वपूर्ण पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किए हैं, जैसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी है ना, पॉल्यूटर पे, जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए हैं। तो सबसे पहला केस फेमस 1986 ओलियम गैस रिसाव मामला, दिल्ली में स्थित श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ओलियम गैस के रिसाव से संबंधित था। एमसी मेहता जी ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की और यहां पर पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को विकसित किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। यदि कोई खतरनाक उद्योग अपने संचालन से नुकसान पहुंचाता है तो बिना किसी लापरवाही साबित किए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा, ठीक है। यह सिद्धांत सख्त दायित्व स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अधिक कठोर है। दूसरा केस, फेमस केस 1988 का, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, गंगा प्रदूषण मामला गंगा नदी में प्रदूषण का था, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज, है ना। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई निर्देश जारी किए, गंगा की संस्कृति और धार्मिक महत्ता पर विशेष जोर दिया। गंगा नदी में अधजले शवों को प्रवाहित करने की प्रथा को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और आर्टिकल 21 में जीवंत लीगल एंटिटी का दर्जा भी दिया गया इनको, है ना, से इसे जोड़ा गया और नदियों की रक्षा राज्य का दायित्व माना गया। तो ये एमसी मेहता केस है भाई, बड़ा फेमस केस है, इन दोनों को आप इसमें ऐड कर सकते हो। इवन आर्टिकल 21 में स्वच्छ पर्यावरण हमारे जीवन का एक मूल अधिकार है। आर्टिकल 48 डीपीएसपी, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर राज्य का कर्तव्य है पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक है। तो ये दो आर्टिकल्स भी आपको याद होने चाहिए। बड़े बड़े, अब एक इशू और हाईलाइट हुआ है कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, तो वह क्या करते हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट आसानी से क्लियरेंस ले लेते हैं। तो यहां पर अगर कोई आपत्ति उठाता है, मान लो हसदेव के जंगल पर या हैदराबाद के जंगलों पर या इसके अलावा किसी और चीज पर कोई आपत्ति उठाता है, तो उसे बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट में विकास में बाधा डाल रहे हैं। अरे भाई आप अपना काम करिए, चिपको आंदोलन को आप कैसे भूल सकते हैं, फिर ये भी विकास में बाधा दी क्या भाई। परिस्थिति को, इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को अगर आप खतरा पहुंचाओगे तो कल को आपके ही आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा, है ना। गर्मियों में पता लगता है ना, सर्दियों में पता लगता है ना, कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ज्यादा हो रहा है, इससे दिल्ली में हाल देख लो पॉल्यूशन का, दिल्ली में हाल देख लो गर्मी का, है ना। तो भाई अगर आपको एक बार मेहता देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात मत करो, फिर सतत विकास की बात मत करो, बात करो सिर्फ विकास की। और विकास पर्यावरण को एकदम बिल्कुल एक साइड दरकिनार करते हुए अंधाधुंध केवल विकास हो रहा है और पर्यावरण का केवल नुकसान हो रहा है। ये ठीक है कि भाई हम बात ही नहीं कर रहे हैं, या तो अगर बात कर रहे हो तो उसको फिर संज्ञान में लो,
अगर बात नहीं कर रहे हो तो संज्ञान में मत लो, फिर सिंपल सी बात है। तो एक और एक्चुअली जो दो चेहरे हैं, दो रूप हैं, मैं कभी इस बात से डिनाई नहीं करता, कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि भाई हमें विकास चाहिए, हमें अगर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, एडवांस होना है, तो हमें यह काम करना पड़ेगा, विकसित होना पड़ेगा। और डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, साधन है साध्य तक पहुंचने का। पर आप ये समझिए कि आप किस आधार पर यह काम कर रहे हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति में तो पर्यावरण परिस्थिति को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ पहाड़ों को, पेड़ों को पूजा जाता है। हमारे यहाँ विश्नोई समाज देखिए तो अपन जैव विविधता का कितना ख्याल रखता है। वो आज तक सलमान खान जो है पीछा नहीं छुड़ा पा रहा उस मामले से, है ना। तो आर्टिकल 14 को भी कमजोर करता है पर्यावरण का, और आम नागरिकों का भरोसा भी इसी वजह से टूटता है। सो इफ यू हैव अ ह्यूज, मतलब बेसिकली एक बड़ी कंपनी है, ह्यूज अमाउंट है, तो आप कुछ भी कर लोगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा लोगे, है ना। तो ये भी बड़ी दिक्कत की बातें हैं। तो देयर इज अ, मतलब बेसिकली बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द इकोलॉजी, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करता था, 17 गोल हैं हमारे, लेकिन हम पूरा करना चाह रहे हैं क्या उसको, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रहा आज का द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के वो आर्टिकल जो हमारी यूपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच एवरीवन।